हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक हमारा राष्ट्रपति है। और कल भी हमने इस राष्ट्रपति टॉपिक पर बात की थी। कल हमने जो देखा था, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को पढ़ा था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक जो राष्ट्रपति की पावर्स हैं इनकी हम बात कर रहे हैं। और ये पावर्स मैंने कितने प्रकार की बताई थी, जिनमें आपको कार्यपालिका संबंधी शक्तियां बताई थी, जिसके अलावा विधायिकी शक्ति बताई थी, यानी विधायी पावर क्या है। इसके अलावा जो न्यायिक पावर है, न्यायिक शक्ति है, उनकी दोस्तों हम बात करेंगे। और यहाँ पे और जो डिप्लोमेटिक पावर है उनकी भी दोस्तों बात करेंगे। इसके अलावा मैंने दोस्तों बताया था कि राष्ट्रपति की वित्तीय पावर क्या है उसको देखना है। और इसके अलावा जो कूटनीतिक शक्तियां हैं उनको भी देखना है। और उनके साथ साथ दोस्तों सैन्य शक्ति हैं, वो राष्ट्रपति जी को क्या क्या मिली हुई हैं, उन सारी शक्तियों पर दोस्तों हमें डिस्कस करना है। और हम लास्ट वीडियो में दोस्तों जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसकी हम बात कर चुके हैं। और आज दोस्तों हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर हैं, उनकी जो विधायी पावर हैं, उन पे दोस्तों आज हमें बात करनी है। यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य है दोस्तों, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, उस लक्ष्य की ओर चलते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है दोस्तों? हर हाल में जीतना है, नौकरी हर हाल में लेनी है, हर हाल में सफलता प्राप्त करनी है। इसी लक्ष्य के साथ हम अपनी पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें हमें करना क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है इसको आज कवर करना है। और इसको भी हमें दो भागों में कवर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों अपर लेवल में यहाँ से बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के अंदर आज की डेट में पूछे जा रहे हैं। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें पढ़ना है। तो थोड़ा टाइम इसको आपको देना है। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे और देखिए, आप कुछ बातें और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी वो आर्टिकल 53 मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 74 बताया था। 74 में क्या था दोस्तों? 74 में था कि जो राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा मैंने एक बात और बताई थी कि यहाँ पे जो जो मंत्री परिषद इसको सलाह देगी, मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति जी को जो सलाह दी, उसकी सलाह को जो राष्ट्रपति जी हैं एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यह बातें कहाँ लिखी हैं? आर्टिकल नंबर 74 में लिखी हैं। 75 में दोस्तों मैंने क्या बताया था? 75 में मैंने बताया था कि दोस्तों कि बहुमत दल के नेता को जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसको मैंने विस्तार से बताया था। इसके अलावा अगर मैं 76 की बात करूं तो 76 जो बात करता है वो भारत के महान्यायवादी की बात करता है। और इस पूरे टॉपिक पर हमें दोस्तों एक कंपैरेटिव अध्ययन करना है। इस टॉपिक को हम बाद में उठाएंगे, इसको मैंने छोड़ दिया था। अगर दोस्तों हम बात करें और कार्यपालिका संबंधी शक्ति देखें तो मैंने आर्टिकल यहाँ पे आपको 77 बताया था और आर्टिकल यहाँ पे 78 बताया था। आज हम दोस्तों विधायी पावर पर बात करेंगे। और जो विधायी पावर है, यानी विधायिका हमारी शुरू होती है वो 79 आर्टिकल से शुरू होती है और 1, 2, 3 यानी 123 अनुच्छेद तक जाती है। इसके बाद 124 में जब हम आएंगे तो 124 से 147 तक जो हम बात करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, न्यायपालिका की बात करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे मैंने अनुच्छेद 148 से 151 तक जो आपको बताया था वो कैग से संबंधित है। अगर आपसे कैग से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए तो 148 कैग से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 76 है दोस्तों, ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हम दोस्तों पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम दोस्तों जो डिस्कस करेंगे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की विधायी शक्तियों पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति की जो विधायी पावर है, विधायी शक्तियां हैं, इनको हमें देखना है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल शुरू होता है वो 79 अनुच्छेद यहाँ पे शुरू होता है। अब एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ,
एग्जाम के अंदर दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक यहाँ पे आप ट्रिक लिखिए जिससे आपको कुछ बातें याद करने में आसानी होगी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा सरला, हालांकि ये लड़की का नाम है, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस निकल के आता है। यानी कि सा से मतलब होता है दोस्तों संसद, सा से मतलब क्या होता है संसद, रा से मतलब होता है दोस्तों राज्यसभा, क्या मतलब होता है राज्यसभा, और ला से मतलब होता है दोस्तों लोकसभा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, और संसद किस आर्टिकल से संबंधित है, आपको दोस्तों बताना है। यहाँ पे 79 आपको लिखना है और इधर दोस्तों 80 आपको लिखना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको 81 लिखना है। यानी कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है तो आपको 81 में बताना है, राज्यसभा किस आर्टिकल में है तो अनुच्छेद आपको 80 बताना है, अगर संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो किस में है दोस्तों 79 में है। हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट की विधायी पावर की बात कर रहे हैं, और ये बातें जो हमारी शुरू होंगी आर्टिकल 79 से शुरू होंगी दोस्तों। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 79 तो इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है दोस्तों कि इस किससे संबंधित है, संसद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों संसद के अंग कितने होते हैं, तो सबको मेरे भाइयों पता होगा संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इस पे थोड़ा डिस्कस करने। अगर संसद के अंगों की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, और आपने सुना होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब आप देखिए कि संसद का काम क्या है। संसद का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो कानून का निर्माण करना है, नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, एक्ट बनाने हैं। जो अधिनियम की हम बात करते हैं वो अधिनियम भी कौन बनाता है दोस्तों, यहाँ पे संसद ही बनाती है, और ये लोकसभा और राज्यसभा से दोस्तों पारित किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लोकसभा की बात करूं, राज्यसभा की बात करूं, तो कुछ किताबों में लिखा होगा दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग माना जाता है, राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं माना जाता है, होता है। ये बात आप ध्यान रखना। कुछ बुकों में दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट है उनको संसद का अंग माना जाता है, बिल्कुल गलत लिखा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जो राष्ट्रपति हैं वो संसद का अंग होता है, माना नहीं जाता है। क्यों होता है वो बात सुनिए आप। यानी कि कोई बिल लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, और जब तक उस बिल पर प्रेसिडेंट हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो बिल है वो एक्ट नहीं बनेगा, वो अधिनियम नहीं बनेगा। यानी कि भले ही बिल्कुल लोकसभा ने पारित कर दिया हो, भले ही राज्यसभा ने पारित कर दिया हो, लेकिन वो जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे, राष्ट्रपति उसका अनुमोदन नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों वो बिल रहता है। और जब राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर दें तो वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। यह बात ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, संसद का अंग है। जो राज्यसभा है वो संसद का अंग है, लोकसभा है वो संसद का अंग है। तो संसद के अंग पूछे जाएं दोस्तों तो आंसर कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, यहाँ पे एक आर्टिकल दिखा रहा हूं मैं आपको, आर्टिकल अनुच्छेद 99। ये क्या कहता है, थोड़ी इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं दोस्तों आर्टिकल 99 की बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें ये लिखा है दोस्तों जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो संसद के सभी सदस्यों को, यानी कि राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे दोस्तों, शपथ दिलाएंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, यहाँ वास्तव में किस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके की दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रेसिडेंट के द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अब आप यहां पे सुनिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है
कि या तो राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति नॉमिनेट किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति अधिकृत किया गया, वो व्यक्ति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। यानी कि पहली लाइन में तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अगर राष्ट्रपति हैं तो ठीक है, या राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को अधिकृत कर दिया, ये अधिकार दे दिया कि आप शपथ दिलाओ, तो वो व्यक्ति भी शपथ दिलाता है। अब आज की डेट में दोस्तों व्यवहार में क्या हो रहा है, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो संवैधानिक पक्ष से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसको भी थोड़ा आपको जानना है, समझना है। यहाँ पे क्या है, होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो राष्ट्रपति जो शपथ दिलाते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्वारा अधिकृत व्यक्ति, तो एक व्यक्ति की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है प्रोटेम स्पीकर। इसकी दोस्तों प्रोटेम स्पीकर, इसको थोड़ा समझते हैं ये क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर है, ये राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति होता है। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको हम अंतरिम अध्यक्ष कह सकते हैं, अंतरिम अध्यक्ष, या फिर दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष, क्या कह सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। अब अस्थायी अध्यक्ष है, इसका कार्यकाल क्या है, इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है, काम क्या करता है, इस पर भी दोस्तों हमें ध्यान रखना है। यहाँ से जो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। क्यों करता है, तो क्योंकि अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति क्यों की जा रही है, तो यहाँ पे होता यह है, मैंने ऊपर जो लिख रखा है वो है प्रेसिडेंट जो है संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। तो ये जो शपथ दिलाने के लिए इसका जो है यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर इनकी नियुक्ति की जाती है, और यहाँ पे ये जो है दोस्तों ये दो काम करते हैं। यानी कि कितने काम करेंगे, तो दो कार्य आपको यहाँ पे बताने हैं, और कौन कौन से काम करते हैं ये। पहली बात तो जो लोकसभा या राज्यसभा है, तो लोकसभा के सदस्यों को या राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, सदस्यों को शपथ, पहला काम तो यह हो गया। दूसरी बात, ये जो लोकसभा, ये जो अंतरिम अध्यक्ष है ये लोकसभा का है। ये किसका है दोस्तों, लोकसभा का है। तो एक तो ये लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, दूसरा काम ये है कि जब तक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाए, जब तक स्थायी अध्यक्ष, लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त ना हो, अस्थायी यानी लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त ना हो, तब तक अध्यक्षता करना। बात समझ में आई दोस्तों। यानी कि काम क्या है, दो काम ध्यान रखने हैं, एक तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, और लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर है इसकी नियुक्ति जो किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति है। तो ये कब तक काम करेगा, जब तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो। तो दो काम इसके दोस्तों हमें ध्यान रखने हैं। दूसरी बात, ये जो प्रोटेम स्पीकर है क्या इसका उल्लेख संविधान में है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इनका उल्लेख, जो प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, संविधान में नहीं है। दूसरी बात, संविधान में नहीं है, क्या संसद ने संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत कोई नियम ऐसा बना रखा है, तो संसद ने भी कोई नियम इसके बारे में ऐसा नहीं बनाया है। अब दूसरी बात, इसकी योग्यता क्या है, जो प्रेसिडेंट हैं वो किस लेवल के व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, तो ये उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो जैसे संसद का अनुभव हो, जो कई बार जीत के आया हो। यहाँ जो वरिष्ठ व्यक्ति को बनाया जाता है, यहाँ वरिष्ठ का मतलब ये नहीं है जो एज में ज्यादा हो, यहाँ वरिष्ठ का मतलब यह है दोस्तों कि जो व्यक्ति है वो बार बार जीत के आया हो, उसे जानकारी ज्यादा हो, यानी संसदीय प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी रखता हो, और जो कई बार जीत कर संसद में आया हो, चुनाव जीत कर आया हो, ऐसे व्यक्ति को वरिष्ठ मान लिया जाता है। और उसको हम दोस्तों क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति यहाँ पे कर देते हैं।
अब कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल मैंने बता दिया कि प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल कब तक होता है, जब तक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त ना हो तब तक ये लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएगा और जो लोकसभा है इसकी अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा दोस्तों? अध्यक्षता करेगा। तो इसके काम ध्यान रखने हैं, लोकसभा की अध्यक्षता करना और लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। और ये काम कब तक करेगा? जब तक स्थायी अध्यक्ष लोकसभा का नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों ये काम करता है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। या इसका आधार मैंने आपको बता दिया, इसका आधार वही है कि जो वरिष्ठतम सदस्य है उसके आधार पर इसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये व्यवहार में चल रहा है। तो व्यवहारिक पक्ष से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको साथ के साथ कवर करने हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल होता है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल हैं उनको मैं सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ। ये एक तो 330, एक 331, एक 332 और एक 300, यहाँ पे 331, 32, 33 और 334। ये क्या क्या है थोड़ा इनको आप समझ लो। जो 330 है ये दोस्तों किसकी बात करता है कि लोकसभा जो है वो लोकसभा में एसटी और एसटी के रिजर्वेशन की बात करता है। यानी लोकसभा में जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटों में जो एससी है और एसटी है इनके आरक्षण की बात करता है। ये बात ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात करता है। किसकी दोस्तों? एंग्लो इंडियन की बात करता है। ये बात ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन की बात करता है। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद ये 332, तो ये किसकी बात करता है कि जो विधानसभाएं हैं राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी की सीटों की बात करता है। तो यानी एससी और एसटी यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों की बात करता है। कहाँ दोस्तों? राज्यसभा में। यानी सॉरी, यहाँ पे कहाँ दोस्तों? ये विधानसभा के अंदर, यानी कि जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं उनकी बात करता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद यहाँ पे 333, तो ये दोस्तों जो राज्यों की विधानसभाएं हैं इन विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? एंग्लो इंडियन, जो कि राज्यों में एक नियुक्त होता है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे दो की नियुक्ति या दो को मनोनीत राष्ट्रपति जी करते हैं, जबकि यहाँ जो राज्यों की विधानसभाएं हैं इसका मनोनयन जो होता है दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं 334 की बात करूं तो इस 334 में क्या लिखा है कि जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो जो आरक्षण है वो रिजर्वेशन है, ये दोस्तों अभी 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और 10 वर्ष के लिए जो बढ़ाया ये एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात करता है के लिए 10 वर्ष के लिए बढ़ाया। और ये कब बढ़ाया है दोस्तों? तो इसको आप ध्यान रखना, ये जो बढ़ाया ये 2019 में बढ़ाया। कब बढ़ाया? 2019 में बढ़ाया है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 104वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें दोस्तों इसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया, जो एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात करता है। क्योंकि मूल संविधान में रिजर्वेशन की बात नहीं है और रिजर्वेशन लाइफ टाइम रहे ऐसा भी नहीं लिखा है। यानी कि 10-10 साल के लिए जो पार्टियां हैं वो अब तक रिजर्वेशन को बढ़ाती चली आई हैं। और मोदी जी ने भी 104वां संविधान संशोधन करके 10 साल के लिए एससी एसटी के रिजर्वेशन को आगे बढ़ा दिया। अब ये 2029 तक हो गया और 2029 में फिर से इसको बढ़ाया जाएगा। और ये कब तक हो जाएगा दोस्तों? तो 2039 तक हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक और काम किया गया दोस्तों, यहीं पे 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, यहाँ पे दो एंग्लो इंडियन की हम लोकसभा में बात कर रहे थे, इनको मनोनीत नहीं किया जाएगा, इनको भी यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों? खत्म कर दिया। यानी बात समझ में आई। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाएंगे, जो दो एंग्लो इंडियन नियुक्त होते हैं, यहाँ पे जो नियुक्त नहीं, यहाँ बोलना चाहिए हमें मनोनीत करते हैं जो राष्ट्रपति, उनके मनोनयन पर यहाँ पे रोक लगा दी, उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। कारण क्या है दोस्तों? कारण ये है, यहाँ पे ये लिखा है कि जो एंग्लो इंडियन हैं वो अगर जीतकर कहीं से भी नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में
दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति यहाँ पे मनोनीत कर सकते हैं। आज की डेट में दोस्तों ये लोग चुनकर आते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर दो लोग चुन के नहीं आए तो दो मनोनीत किए जाएंगे, अगर एक एंग्लो इंडियन चुन के आ गया तो एक मनोनीत किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक एंग्लो इंडियन चुन के आ गया फिर भी दो मनोनीत राष्ट्रपति जी कर नहीं करेंगे, और इनका भी जो मनोनयन होगा वो आपको ध्यान रखना है। इनका मनोनयन जो होगा एंग्लो इंडियन का, वो राष्ट्रपति जी जब करेंगे तो ये मंत्री परिषद की सिफारिश पे करेंगे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज की डेट में यह है कि लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे वो 2019 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। और आज की डेट में लोकसभा की सदस्य संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में आप कितनी बता दोगे? 543 बता दोगे। पहले 2019 से पहले कितना हुआ करती थी? तो आंसर कितना था? 545, क्योंकि इसमें से दो एंग्लो इंडियन घटा दिए और आज की डेट में कितना है दोस्तों? यहाँ पे 543 है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों एंग्लो इंडियन होते क्या हैं? एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखना पड़ेगा। ये आर्टिकल है 366। ये किसकी बात करता है? एंग्लो इंडियन की बात करता है। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं इनको बताता है। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनके जो पिता हैं या दादा हैं वो अंग्रेज हों, विदेशी हों, लेकिन उनकी माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? एंग्लो इंडियन कहते हैं। फिर से सुनिए, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? तो एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके माता या पिता विदेशी हों, अंग्रेज हों, लेकिन दोस्तों उनकी जो माता हैं या दादी हैं वो अनिवार्य रूप से भारतीय हों। वो लोग क्या कहलाएंगे दोस्तों? एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों देखते हैं और यहाँ पे विधायी शक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं तो उनको और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद कौन सा? 80। और जो 80 है उसका थर्ड क्लाउज देखना है। क्या देखना है? थर्ड क्लाउज। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, तो ट्रिक बताई थी। सॉरी, हाँ देखिए भाई साहब, अनुच्छेद 80 ये किससे संबंधित है? मैंने अभी 79 बताया था, संसद से। दूसरा एक ट्रिक सरला बताई थी। ये जो अनुच्छेद 80 है ये किससे संबंधित दोस्तों? राज्यसभा से। और जो अनुच्छेद 81 है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो वो मैंने आपको बताया था लोकसभा से। अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये इसका संबंध किससे है दोस्तों? राज्यसभा से है। और राज्यसभा में ये क्या बात करता है? ये जो थर्ड क्लाउज है अनुच्छेद 80 का, ये कहता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो प्रेसिडेंट हैं वो मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट क्या करेंगे दोस्तों? मनोनीत करेंगे। अब ये जो 12 सदस्य हैं ये किसकी सिफारिश पे करेंगे? तो दोस्तों आपको बताना है मंत्री परिषद की सिफारिश पे करेंगे। मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेंगे। दूसरी बात, ये 12 सदस्य हैं दोस्तों, ये कौन लोग होंगे, किस फील्ड से होंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है। ये जो 12 सदस्य हैं ये 4 फील्ड से होंगे, 4 क्षेत्रों से होंगे। और ये 4 क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं इनको आप देखिए। ये जो 4 क्षेत्र हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक तो कला, दूसरा दोस्तों साहित्य, विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान, और जो चौथा है वो समाज सेवी है। यानी कि समाज सेवी, यानी ऐसे लोग जो समाज की सेवा करते हों, समाज सेवी हों, ऐसे लोग जो विज्ञान के क्षेत्र से हों,
ऐसे लोग जो साहित्य के क्षेत्र से हों, ऐसे लोग जो कला के क्षेत्र से हों, उनको दोस्तों यहाँ पे शामिल किया गया है। ऐसे 12 सदस्यों को दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी हैं वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको मनोनीत कर सकते हैं। दूसरी बात एक और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे राज्यसभा में लोग हैं, सचिन तेंदुलकर वगैरह जो आए हैं वो खेल से आए हैं, तो खेल से भी व्यक्ति आ सकता है। अगर कोई कलाकार है, अगर कोई अभिनेता है दोस्तों, नेता है, वो भी आ सकता है। यानी कि अगर नेता की बात करूं, समाज सेवी हो गया। अगर दोस्तों मैं किसी जो एक्टर हैं उनकी बात करूं तो वो एक एक्टिंग करना भी क्या है दोस्तों, कला है, खेलना भी क्या है, कला है, तो उनकी नियुक्ति यहाँ पे हो सकती है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा था, वो कौन सी बात थी दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बातें हो गई थी, इनके अलावा कोई बात यहाँ पे बची, बताइए। सुनो, ये जो मनोनीत सदस्यों की मैं बात कर रहा था अभी, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे दोस्तों वो राज्यसभा के हों, इन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं इसकी हम बात करना है। तो जो मनोनीत सदस्य हैं दोस्तों, इनके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, मनोनीत सदस्यों को लगभग सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी अधिकार जो निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त होते हैं। कौन से सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को। फिर अंतर क्या है दोस्तों, फिर अंतर इसमें है, अगर यहाँ पे हम अंतर की बात करें तो अंतर ये है कि जो मनोनीत सदस्य हैं ये जो विश्वास अविश्वास प्रस्ताव है उसमें भाग नहीं लेंगे। पहली बात तो विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव इसमें भाग नहीं लेते हैं, प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे। दूसरी बात और क्या नहीं करेंगे, तो आपको एक बात और ध्यान रखना, ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये जो प्रेसिडेंट का निर्वाचन है, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, चुनाव में भी भाग ये लोग नहीं लेंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि फिर से सुनिए, मैंने महाभियोग प्रक्रिया बताई थी, वहां बताया था कि महाभियोग प्रक्रिया में जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, और मनोनीत सदस्य हैं वो भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं दोस्तों वो भाग नहीं लेते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए, आगे यहाँ पे कुछ आर्टिकल आपको एक साथ देखने हैं, जिसमें मैं बात करूं अनुच्छेद 85 ये क्या कहता है, अगर मैं बात करूं दोस्तों 86 ये क्या कहता है, और 87 ये क्या कहता है। मामूली सा अंतर है और इस अंतर को आपको क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, अगर मैं 85 की बात करूं तो यहाँ पे 3 बातों का उल्लेख है जो आपको बड़े अच्छे ढंग से आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो संसद का जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन को बुलाने का काम, आहूत करने का काम किसका है दोस्तों, राष्ट्रपति जी का है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो संसद का सत्र है यानी संसद का अधिवेशन है, संसद के अधिवेशन को आहूत करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, आहूत। और आहूत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुलाना। यानी कि संसद के सत्र को बुलाने का काम किसका है दोस्तों,
प्रेसिडेंट का है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये काम मैं किसके बता रहा हूँ, किसकी पावर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी की जो विधायी शक्तियां हैं दोस्तों, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो पहला काम हो गया संसद के अधिवेशन को आहूत करना। ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो 85 से। दूसरी बात सुनिए दोस्तों, सेकंड बात यहाँ पे क्या लिखनी है, तो सेकंड बात ध्यान रखनी है आपको कि जो सत्रावसान है, सत्रावसान, सत्रावसान बोले तो सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सत्र की समाप्ति की घोषणा कौन करता है, घोषणा कौन करता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। तीसरी बात ध्यान रखनी है, लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करना, ये भी कौन करता है दोस्तों, किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का। फिर से आप सुनिए, संसद के सत्र को आहूत करना, संसद के सत्र को, अधिवेशन को बुलाना, और संसद के सत्र को, यहाँ पे सत्रावसान का मतलब है सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। तो सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं, सत्र यानी बोलना तो अधिवेशन को आहूत करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। और तीसरा काम लोकसभा को भंग करने का काम भी कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भंग करने की, तो यहाँ पे क्या आपको यहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो भंग करने के लिए सलाह लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ऐसी मंत्रिपरिषद जो अपना बहुमत खो चुकी है वो कभी यहाँ पे सत्र को नहीं बुलाएगी, और मंत्रिपरिषद यहाँ पे कभी ये नहीं कहेगी आप सत्र को बुला लो और यहाँ पे जो बहुमत है वो सिद्ध करा लो या आपस में चर्चा करा लो, ऐसी लोकसभा कभी नहीं कहेगी। ये राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर, यानी कि अपनी इच्छा पर डिपेंड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे जो 86 है, इसमें कौन सी बात कही गई है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। किससे दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण से। अब अभिभाषण का मतलब, एक तो आपने शब्द सुना होगा भाषण, भाषण का मतलब ऐसा भाषण, ऐसी बात जो व्यक्ति खुद ही लिखे और खुद ही बोले, वो भाषण होता है। अभिभाषण का मतलब किसी दूसरे की लिखी हुई चीज को अगर मैं बोलूं तो वो अभिभाषण है। इसलिए ये क्या है दोस्तों, अभिभाषण है प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट का ये अभिभाषण है। इसका मतलब इसको लिखता कौन है, इस अभिभाषण को बनाता कौन है, तो आपको बताना है मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है, मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। बात समझ में आ गई। यानी अभिभाषण बोले या शब्द लिखा हुआ आ सकता है, संबोधित करता है, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, संबोधित करते हैं। या एक शब्द और आ सकता है, संदेश भेजने का अधिकार, संदेश भेजने का अधिकार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ लिखा है, अनुच्छेद जो अपना 86 है इसमें लिखा हुआ है। फिर से आप देखिए, यानी कि जो संसद का अधिवेशन है उसको बुलाना, आहूत करना, जो सत्र चल रहा है उस सत्र की समाप्ति करना, और लोकसभा को भंग करना। ये कहाँ है, 85 में है। 86 में राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है, और ये अभिभाषण दोस्तों मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। अगर मैं 87 की बात करूं तो दो तीन बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों 87 में, और वो बातें क्या हैं उसको आप देखिए। जो 87 आर्टिकल है इसमें क्या लिखा है, तो यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति हैं वो साल के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबंधित करेंगे। यानी कि जो वर्ष का प्रथम सत्र है, यानी वर्ष का प्रथम सत्र, दो बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे टुकड़ों में ही आपको देखना है। प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, अनिवार्य रूप से क्या करेंगे दोस्तों, संबोधित करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, संबोधित करेंगे, पहली बात तो ये। यानी कि जो यानी कि वर्ष का प्रथम सत्र, और वर्ष का जो प्रथम सत्र है दोस्तों, यहाँ पे शब्द यही लिखा हुआ है, लेकिन इससे जो मतलब है वो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो वर्ष का प्रथम सत्र होता है वही बजट सत्र होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति बजट सत्र को अनिवार्य रूप से यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों,
संबोधित करेंगे। बात समझ में आई? ये राष्ट्रपति साल के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। दूसरी बात, जो साल का प्रथम सत्र होता है वो बजट सत्र कहलाता है। तो बजट सत्र को ये हम कह सकते हैं कि बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख, बजट सत्र का उल्लेख यहाँ आर्टिकल 87 में नहीं है। ये भी बात दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है? दूसरी बात ये लिखी है कि अगर कोई नई लोकसभा गठित हो, क्या हो दोस्तों, नई लोकसभा अगर गठित हो और नई लोकसभा, मान लो बजट सत्र हमारा जनवरी फरवरी में होता है, फरवरी में बजट सत्र होता है। अब मान लो इलेक्शन हुए मार्च अप्रैल में जाके, और यहाँ पे जो नई लोकसभा गठित हुई वो जुलाई अगस्त में जाके अगर गठित होती है, तो जो नई लोकसभा गठित होगी उसके सेशन को भी अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। ये बात यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होंगी कि एक तो यहाँ पे बजट सत्र बोले या फिर बजट सत्र आर्टिकल में नहीं है, वर्ष का प्रथम सत्र है। दूसरी बात, नई लोकसभा का अगर गठन हो, नई लोकसभा का क्या हो दोस्तों? गठन हो, गठन हो। और नई लोकसभा का गठन चुनाव के बाद जैसे ही होगा, तो चुनाव के बाद जो नई लोकसभा का गठन हो रहा है, इसका जो प्रथम सत्र है, प्रथम सत्र, इसको भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? संबोधन करेंगे, संबोधित करेंगे। ये बात मेरे विचार से दोस्तों आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला आर्टिकल देखिए अगला हम देखें अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108। ये किसकी बात करता है दोस्तों? ज्वाइंट सेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? ज्वाइंट सेशन बोले तो संयुक्त अधिवेशन। किसकी बात करता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बोले तो ज्वाइंट सेशन, इसको आपको ध्यान रखना है। संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, और संयुक्त अधिवेशन को पूछा जाए कौन बुलाता है, तो कौन बुलाएगा दोस्तों? प्रेसिडेंट संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये किस कंडीशन में बुलाया जाता है वो बात सुनिए। अगर दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा है, अगर कोई बिल राज्यसभा से मान लो लोकसभा में गया, कोई बिल राज्यसभा से लोकसभा में गया और इस लोकसभा में 6 माह तक पड़ा रहा, 6 माह तक इसने कोई यहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं दी, ऐसी कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बात समझ में आई? यानी कि राज्यसभा से बिल पारित हुआ और लोकसभा 6 महीने तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो 6 महीने के बाद दोस्तों ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। ये आर्टिकल 108 में लिखा है। दूसरी बात, अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया तो कब नहीं बुलाया जाता है वो बात मैं अभी करूंगा। पहले आप देखिए, अगर ज्वाइंट सेशन इसको बुला लिया, अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया राष्ट्रपति जी ने, तो यहाँ पे अध्यक्षता कौन करेगा ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अध्यक्षता जो करेगा ये किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद आपको 118 बताना है, जो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता की बात करता है। क्या बात करता है दोस्तों? इसको आप देखिए, यहाँ पे जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता यहाँ पे जो की जाएगी, एक मिनट इसको सही करें, अध्यक्षता तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। यह बात ध्यान रखनी है। अगर मान लो लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो यहाँ जो राज्यसभा है उसका उपसभापति करेगा, यानी कि राज्यसभा का उपसभापति। यह बात ध्यान रखनी है, उपसभापति। अब मान लो दोस्तों अगर राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो लोकसभा है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्षता करते हैं, वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये सारी की सारी बातें दोस्तों कहाँ हैं? अनुच्छेद 118 में है, अनुच्छेद 118 में है। बात समझ में आई? क्यों बुलाया जाएगा? 6 महीने तक लोकसभा कोई प्रतिवेदन ना दे, कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। अगर जो अध्यक्षता करेगा वो किस आर्टिकल के तहत? 118 के तहत। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो करेगा। और अगर वो भी नहीं है तो दोस्तों लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य है वो इसकी अध्यक्षता करेगा।
ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे नोट कर लेना दोस्तों कि जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, यानी कि यहाँ अध्यक्षता में अगर हम देखें तो जो प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये इनकी अध्यक्षता नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, लिख दे रहा हूं कुछ बातें, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो आंसर होगा जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। बात समझ में आई। अगर वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ओम बिरला। कौन है दोस्तों, ओम बिरला। तीसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो मेरे भाइयों सबको पता होगा राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब देखो यहाँ पे जो लोकसभा जो संयुक्त अधिवेशन है, यहाँ से और अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि ये दोस्तों कब नहीं बुलाया जाता है, ये बातें आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई बिल, यानी कि अगर कोई बिल जो 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत आया है, यानी कि अगर 368 की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत यानी कि 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत जो अधिनियम आते हैं, जो बिल आते हैं, उन पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। पहली बात तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, प्रेसिडेंट पर अगर महाभियोग चल रहा है, तो इस महाभियोग की स्थिति में भी जो है ज्वाइंट सेशन दोस्तों नहीं बुलाया जाता, ये बात ध्यान रखनी है। ये 368 की प्रक्रिया का मतलब है 2/3 बहुमत, यानी 2/3 बहुमत से अगर कोई बिल आया है उस पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति जी पर महाभियोग चल रहा है तब भी दोस्तों ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे अगर और हम बात करें तो जो धन विधेयक वगैरह होते हैं उन पे भी बिल्कुल नहीं बुलाया जाता, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अनुमति देते हैं और ये केवल और केवल पहले लोकसभा में रखा जाता है और इसको बाद में दोस्तों राज्यसभा में रखा जाता है। और राज्यसभा में अगर इसको 14 दिन पेंडिंग में पड़े हो जाएं तो ये राज्यसभा से स्वतः पारित हो जाता है। राज्यसभा से पारित होने के लिए भी धन विधेयक के लिए कोई जरूरत नहीं होती है दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इनकी जो विधायी पावर है राष्ट्रपति जी की, इस पे जो हमारा वीटो पावर है और जो आर्टिकल 123 है, इस पे दोस्तों कल डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।